हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है केसीसी में, किसले करियर क्लासेस में, जहां आपको इंग्लिश या किसी भी सब्जेक्ट के लेकर के काफ़ी सजगता का मीन्स एक्टिविटी के साथ चीज़ों को आपको दिया जाता है। मीन्स एग्जामिनेशंस के ओरिएंटेड हम एग्जामिनेशन की जब भी तैयारी किया करते हैं, तैयारी करने का मतलब ये हुआ कि जब हम प्रिपरेशन पर बैठते हैं तो प्रिपरेशन पर बैठने से पहले एक चीज़ हम सोचते हैं, और वो क्या कि हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि जाना कहाँ है। पहले तो आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि जाना कहाँ है, करना क्या है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर जब भी आप इस तरीके की डिटर्मिनेशन को मेंटेन करते हो, अपने दिमाग में इस चीज़ को बनाते हो, तो एक चीज़ आप बनाते होंगे कि आखिर मुझे करना क्यों है। ठीक है ना। तो पहली बात तो ये कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बिल्कुल तैयार रहना चाहिए कि अगर हम किसी भी चीज़ को कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात। यानी कब, क्यों और कैसे, तीन तरह की अगर इन बातचीत को आप लोग इन तीनों यानी कि क्या, व्हाट, व्हेन एंड हाउ, अगर इन तीन क्वेश्चन वर्ड का आपके पास आंसर है, देन यू विल सक्सेस ऑल्सो, राइट। आपके पास इन तीन क्वेश्चन का आंसर होना जरूरी है जब आप किसी भी तरह के एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होते हो। यानी अगर आपके पास कि किस एग्जाम के लिए जा रहे हो वो है क्या, एसएससी है, बैंकिंग है, सीडीएस है, एनडीए है, आईएएस है, पीसीएस है, सीसेट है, या किस तरीके का एग्जाम है, सबसे पहले जानना चाहिए। और उसके बाद कब आपको उस एग्जाम को देना है, कब आप अपीयर हो सकते हो एग्जाम के लिए, ये आपको जानना जरूरी है। और उस एग्जाम को पास करने का तरीका क्या है, हम कैसे उस एग्जामिनेशन को आराम से क्रैक कर सकते हैं, ये आपके पास तकनीकी होनी चाहिए। तकनीकी होने का मतलब टेक्निकली जब आप किसी भी चीज को सोचते हो, जरा मेरी बात ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे कहूं 2 + 2 = 4, मैं कहता हूं कि 2 + 2 = 4 होता है। सर, आपकी डिटर्मिनेशन है, आप जानते हो, आप क्लियर हो कि 2 + 2 4 ही होना है। अगर मैं यही बोल दूं सर 2 + 2 = 5, यानी तो आप कभी क्या भरोसा करोगे मेरे पे? भरोसा करोगे कि 2 + 2 तो सर 4 होता है, इतिहास गवाह है यार, इतिहास गवाह है, तो फिर 5 कैसे हो सकता है? इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं गया। बात समझ में आ गई? अब अगर इसको हम ये समझने की कोशिश करें कि आखिर ये तो हुई आपके मैथमेटिक्स की बात, हमें बात किसकी समझनी है सर? इंग्लिश की। सबसे पहली बात, आपको इंग्लिश पढ़ने से पहले, इंग्लिश को समझने से पहले आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा। वो क्या है? आइए समझते हैं बात को। हम इंग्लिश की बातचीत को शुरू करने से पहले एक चीज समझेंगे कि आखिर इंग्लिश बहुत सारे बच्चों के लिए टफ क्यों है। बात समझिएगा। पहली बात तो ये कि इंग्लिश टफ होने की वजह है, इंग्लिश टफ नहीं है सर, टफ आपकी मेंटालिटी है। बात समझिएगा। आपका किसी चीज को सोचने का नजरिया कठिन है, बाकी कठिन नहीं है ये। आपको मैथमेटिक्स आ गई तो आपके लिए सरल हो गई। अगर जरा आप सोचो, अगर ये इंग्लिश कठिन होती तो जितने भी बच्चे हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं, सबके लिए कठिन होती। बोलो हाँ। बहुत सारे बच्चों के लिए तो सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब, सीधी सी बात यह है कि आपको इंग्लिश नहीं आती इसलिए आपके लिए कठिन है। आप ये नहीं कह सकते कि इंग्लिश कठिन है, आप ये कह सकते हो कि इंग्लिश मेरे लिए कठिन है। क्यों? क्योंकि मुझे आती नहीं। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि मुझे आती नहीं इसका कोई सेंस ही नहीं। आती है, मगर सिर्फ और सिर्फ हमें वो इंग्लिश नहीं आती जो मुझे एग्जाम में पास करने के लिए जरूरी है। बात समझिएगा। सुबह से शाम तक में आप जब चैटिंग करते हो तो न जाने कितने शब्द आप इंग्लिश के यूज करते हो और कहते हो इंग्लिश नहीं आती। बहुत सारी बातें आप अंग्रेजी में बोल जाते हो, कहते हो मुझे इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश आती है मगर वो नहीं आती जिससे आपका पेपर निकलेगा। हमें वो इंग्लिश सीखना है जिससे हमारा पेपर निकलना है। बात को समझते चलिए। इंग्लिश की अगर हम डिटेल डिस्कशन की बात करें तो हम पहले तो अभी सिलेबस की बात करेंगे ही। थोड़ी सी बात मैं इसके
आपको जानकारी देना चाहूंगा कि इंग्लिश को हम दो तरह से समझते हैं, दो तरह से। कौन कौन सा एक तरीका है? एक आपका फंक्शनल लेवल है, ध्यान दीजिएगा, फंक्शनल लेवल। कौन सा लेवल सर? फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल का मतलब क्या होता है? और एक आपका डिस्क्रिप्टिव। अच्छा, डिस्क्रिप्शन और फंक्शनल का मतलब क्या हुआ, समझिएगा ध्यान से। डिस्क्रिप्शन का मतलब यह हुआ किसी भी लिखे हुए शब्द, किसी भी लिखे हुए सेंटेंस का एक एनालिसिस करना, सेंटेंस का एनालिसिस करना, जिसे अंग्रेजी में एक शब्द दिया जाता है जिसे कहते हैं साथी पार्सिंग। क्या कहते हैं मित्रों? पार्सिंग कहते हैं। पार्सिंग का मतलब होता है कि एक सेंटेंस आपके सामने लिखा है और इस सेंटेंस में लिखी हुई शब्द, मैंने क्या कहा कि इस सेंटेंस में लिखा हुआ शब्द किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, किस प्लेस पर होना चाहिए, हमें यह समझना है। क्यों? आपसे इसी से पूछता है सर स्पॉट द एरर। बोलो हाँ, स्पॉट द एरर यहीं से आता है, यहीं से स्पॉट द एरर आता है। जब आपको किसी भी सेंटेंस में शब्दों का अरेंजमेंट ही नहीं पता होगा तो स्पॉट द एरर करना इम्पॉसिबल के बराबर है। यानी किसी भी सेंटेंस में जब भी आपको एरर निकालना है तो एरर निकालोगे कैसे? किसी मैथ्स के सवाल की बात की जाए, मैं अगर बात करूं कि आप E = MC² प्रूफ करो, E = MC² प्रूफ करना है। अब आप E = MC² जो प्रूफ करोगे कब कर पाओगे? जब आपको E = MC² के सभी फंडामेंटल्स, सभी के सभी रूल्स और सभी के सभी हर तरीके कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। सेम सेंटेंस की बात की जाए, जब इंग्लिश के सेंटेंस में एरर की बात आ जाती है तो एरर को पकड़ने के लिए आपको उसमें लिखे हुए शब्दों के पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होने चाहिए कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द में लिखा है। एक बात ये आनी चाहिए, दूसरी बात आनी चाहिए कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच उस सेंटेंस में लिखा है उस पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्लेस क्या होगी, किसके बाद कौन सा शब्द यूज होता है, यह पता होना चाहिए। तो सर आपकी अंग्रेजी हुई ना इजी? कुछ नहीं करना, सिर्फ दो चीज समझना है, इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। मैं कहता हूं कि पूरे के पूरे इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो आप समझ लोगे तो आपकी अंग्रेजी आपको आसान लगना शुरू हो जाएगी, और वो क्या है सर? वो है आपका वर्ब। वर्ब एक ऐसी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक पार्ट है वर्ब, जो यही निर्धारित करती है कि किस तरीके का सेंटेंस है, किस तरीके के शब्दों का यूज हुआ है। इसको जानने के बाद अगर आप थोड़ा सा जान लो नाउन, तो पूरी की पूरी आपने अंग्रेजी जान लिया सर, पूरी की पूरी इंग्लिश आप समझ गए सिर्फ दो से। इसके अलावा अब आपको कुछ नहीं करना। अगर इन दोनों को तुम सही से जान गए तो इतना जान लो कि बाकी के पार्ट्स ऑफ स्पीच को फाइंड करना अपने आप जान जाओगे। क्यों? क्योंकि वर्ब की अपनी कैटेगरी है, किसके बाद यूज होगी तो कौन सी वर्ब यूज होगी। नाउन का अपना कैटेगरी है, किसके पहले यूज होगा तो नाउन बन जाएगा, किसके बाद यूज होगा तो नाउन बन जाएगा, और कौन सा शब्द कहां यूज हो जाएगा तो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाएगा। मैं आपको अभी शुरू कर दूं, नाउन पर जब मैं आऊंगा तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे नाउन पर ही, जिसे आप आज तक अपनी इस 18-19 साल की पढ़ाई के करियर में जिसे नाउन समझते आए हो, उसी को दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच बना दिया जाएगा। सर उसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को बना देने के लिए इंग्लिश ग्रामरियंस ने इस पैनल का यूज किया, और जिसे कहा गया क्या? फंक्शनल लेवल। फंक्शनल का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। पहले ये दो शब्दों से बना है, यानी कि फंक्शन और फंक्शनल, यानी कि फंक्शनल शब्द बना करके इसको नाउन बना दिया है, ध्यान देना। और फंक्शन क्या हुआ? वर्ब का काम किया, वर्ब का काम किया। एक चीज और ध्यान देना, कभी भी लिखी हुई बातचीत अकेले एक शब्द लिखा हुआ कभी भी किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। अगर मैं आपके सामने मैं छोटी सी बात करना चाहूं और ये मैन लिख दूं, ये मैन मैंने लिख दिया, ये मैन आप इस मैन को क्या कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच देना पसंद करोगे? सर कहोगे नाउन है, बोलो हाँ। मगर मैं कहता हूं सर कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड है, एक शब्द है सर, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं सिद्ध करूंगा कि कैसे, राइट।
यानी कि आपको एक जब फंक्शनल लेवल पर काम करना है तो मेरी बात बहुत गौर से समझना, एक एक चीजें कि सेंटेंस में वन बाय वन स्टेप ऑन स्टेप क्या होता है, शब्दों का यूज किया जाता है। और उन शब्दों के यूज की अगर बात करेंगे, जब हम शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो शब्दों की प्लेस के हिसाब से ही तो यूज होगा। बोलो, जहां प्लस की जरूरत है वहां माइनस तो लगा नहीं सकते, जहां माइनस की जरूरत है वहां मल्टीप्लिकेशन तो लगा नहीं सकते। सेम इंग्लिश में भी सेंटेंस का जो अरेंजमेंट होता है वो एक रूल पर होता है। उसी रूल को हम एक फंक्शनल लेवल पर पढ़ेंगे। और वो फंक्शन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझ लो। फंक्शन का मतलब होता है मित्रों, फंक्शन का मतलब होता है टू यूज। किसी भी चीज का यूज के हिसाब से उसको हम बता सकते हैं कि ये क्या है। समझ में आ रहा है? आज मैंने मार्कर लिया है और इस मार्कर से मैं इस्तेमाल कर रहा हूं लिखने के लिए, इसलिए आप कहोगे कि सर मार्कर का इस्तेमाल लिखने के लिए होता है। बोलो हाँ। इसी मार्कर से मैं किसी की जान ले लूं, किसी को मैं मार दूं, तो आप क्या कहोगे, सर लिखने वाला मार्कर? नहीं, आप उसे ये कहोगे सर इसी मार्कर का यूज आपने एज अ मर्डर के लिए किया है, मारने के लिए किया है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? वही पत्थर से हम घर की नींव बनाते हैं, नींव में पत्थर ही डलता है ना, और उसी पत्थर से हम किसी का सर भी फोड़ सकते हैं। तुम ये क्लियर तो कह नहीं सकते कि सर पत्थर का सिर्फ और सिर्फ घर बनाने के लिए यूज है। नहीं, पत्थर का यूज जितनी तरह से करोगे वो उस तरीके से यूज हो जाएगा। वो उसका क्या है सर, फंक्शन है। उस पत्थर का क्या है, वो फंक्शन है कि तुम किस तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हो। सेम यहां पर आपको काम करना है। लिखे हुए सेंटेंस में जिन शब्दों का यूज तुम करोगे उसके यूज के हिसाब से हम जस्टिफाइड कर पाएंगे कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। बात समझ में आ गई कि नहीं? समझना मेरी बात। स्टोन्स देखा होगा जो अंगूठियों में पहने जाते हैं, पत्थर ही होता है ना। हमने अंगूठी में पहनने के लिए उसका यूज किया, इसलिए उसका नाम हो गया नग, स्टोन। और हम लोग उसी को घर बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया, तो वो पत्थर हो गया किसके लिए, बड़े बड़े पत्थर हो गया किसके लिए, नींव भरने के लिए। है तो पत्थर ही ना, मगर उसके इस्तेमाल के हिसाब से हमने उसके नामकरण को क्या किया सर, बदल दिया कि नहीं बदल दिया? समझना। शर्ट लेते हो ना सर, शर्ट आपने ले लिया, अच्छी बात है। अब मुझे एक बात बताओ, इसको तुम कहोगे तो कहोगे सर ये तो कैजुअल है, नॉर्मल शर्ट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसी में तुम अगर चमकता हुआ ले लो तो पार्टी वियर हो गया यार। है तो शर्ट ही ना, मगर इस शर्ट का इस्तेमाल, यूज कहां पर तुम किस तरीके से कर रहे हो, वो अपने हिसाब से चीजों को बदलते रहता है। घड़ी ये भी है सर, और घड़ी दीवार में जो टंगी रहती है वो भी है। ऐसा नहीं कि तुम इसको दूसरा कुछ कह देते हो, बहुत करोगे, रिस्ट बोल दोगे, रिस्ट वॉच बोल दोगे, उसको हैंगिंग वॉल बोल दोगे, इतना ही बना, इससे ज्यादा को नहीं करोगे। है तो वॉच ही ना, है तो घड़ी ना। बोलो, हमने हाथ में पहन लिया तो हाथ की घड़ी हो गई, दीवार में टांग दिया तो दीवार घड़ी हो गई सर। बोलो हाँ। तो सर आपके शब्दों के यूज के हिसाब से जस्टिफाइड होगा कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एक बात की समझ में आई? तो इसको हम कब पढ़ते हैं, एक फंक्शन लेवल पर। कहां पढ़ते हैं सर, फंक्शनल लेवल पर। डिस्क्रिप्शन में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, ध्यान दीजिएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलो अब समझना मेरी बात। अगर हम जो भी बातचीत अब स्टार्ट कर रहे हैं उसको समझना ध्यान से, और एक एक करके बातों को ऑब्जर्व करना और नोट भी कर लेना, जिससे आपका काम आसान हो जाए, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रैटेजी, राइट, कि स्ट्रैटेजी हमें करना कैसे है, किसी भी एग्जाम को टैकल करना कैसे है, एग्जाम को पेपर को किस तरीके से हम उसको शॉर्ट करें, किस तरीके से हम क्वेश्चन के साथ लड़ाई जो करनी है ना, किस तरीके से करनी है। बात समझ में आ रही है? अब समझना मेरी बात। अगर इसी में एक छोटी सी बात करूं, किसकी सर, इसी के सिलेबस की। किसके सिलेबस की?
किसके सिलेबस की? हालांकि ये जो सिलेबस है आपका, वो आपका चाहे एसएससी हो, बैंक हो, है ना, या सीडीएस हो, या एनडीए हो, या सीसेट हो, किसी भी तरह के इंग्लिश आने वाले एग्जामिनेशन की बात मैं कर रहा हूं, ये मेरे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट आपको मिलते नजर आएंगे। आप चाहे किसी भी जगह पर चले जाइए। आप बैंकिंग में आपने देखा होगा, पीओ के लिए भी, बैंकिंग में पीओ के लिए, है ना, पीओ के लिए एग्जाम होता है, इंग्लिश बड़ी अच्छी मात्रा में आती है। हाँ, इतना है, इतना मैं बताना चाहूंगा कि एसएससी की जो इंग्लिश है वो एक अलग लेवल पर है, बैंकिंग की अलग लेवल पर है, और सीडीएस की अलग लेवल पर। लेवल बस चेंज है, ये नहीं कि आप इंग्लिशें बदली हुई है, यहाँ ना उनको दूसरा परिभाषा दिए हैं तो यहाँ दूसरा दिए हैं, ऐसा नहीं है, सेम है मगर लेवल में अंतर है। जैसे एसएससी में आपको सब कुछ मिल जाएगा, मगर बैंकिंग में आपको एक चीज नजर आती है, जब वही एक्टिव पैसिव नरेशन में आपको स्पॉट द एरर दे देता है। एसएससी में आपको पैसेजेस देगा, शॉर्ट पैसेज देगा, बहुत लंबा पैसेज नहीं देगा। बैंकिंग में जो बड़ा बड़ा पैसेज दे देगा ना कि हालत खराब हो जाएगी पढ़ते पढ़ते, ठीक है ना। यहाँ पर आपको शब्द जो देगा ठीक ठाक देगा, मगर यहाँ जो आपको वोकैब का सिनोनिम एंटोनिम देगा काफी अच्छे दायरे का देगा। यहाँ सीडीएस में, एनडीए में जो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस या आपके जो है ये सिनोनिम एंटोनिम देगा एक अच्छे दायरे पर देगा। तो बस केवल आपका लेवल बढ़ेगा, मैटर सेम रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये बात हमें समझनी है कि जो सिलेबस में बताने चल रहा हूं ये सभी पर अप्लाई होगा, ध्यान दीजिएगा, सभी पे अप्लाई होगा। यहां पे सिलेबस आपको समझने के लिए दो सेक्शन दिया, और दो सेक्शन में एक आपका नजर आता है कि हमने इसे कहा पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक सेक्शन ये लिया, दूसरा सेक्शन हमने लिया जिसे हमने कहा वोकैबुलरी, और तीसरा एक सेक्शन हमने लिया जिसे हमने कहा क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोगों ने कहा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब मेरी बात ध्यान से समझते सीखते चलना, है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी और आपके वोकैबुलरी और पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर किसी भी बहुत बड़े रास्ते को विथ इंजॉय उस रास्ते पर चला जाए तो शायद रास्ते की जो समस्याएं हैं वो आपको नहीं खलेंगी। बोलो हाँ। अगर हमने पूरे के पूरे एक इंग्लिश के लंबे चौड़े सिलेबस को हमने 3 भाग में डिवाइड कर दिया, तो अब आपका एक काम बन गया कि चलो भैया अब स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है किस तरीके से क्या करना है। ध्यान देना, यहां पे पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या रहा, ग्रामर रहा। ध्यान देना, यहां पे पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है ग्रामर, ठीक है ना। ग्रामर में कौन कौन से सेक्शंस आते हैं ध्यान देना, और अभी नहीं मैं लिख दूंगा तब आप लोग नोट करना, ठीक है ना। ग्रामर में आपको सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले। अब इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको 8 तरह की चीजें मिलती नजर आएंगी। नाउन, प्रोनाउन, एक चीज और, शब्द को लिखने से पहले शब्द को पढ़ने का तरीका भी जानना, क्योंकि मिस स्पेल्ड आपके यहां आता है, स्पेलिंग करेक्शन आता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आपके यहां क्वेश्चन पूछ लेता है, पूछा हुआ क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, पूछता है क्या, रेस्टोरेंट की स्पेलिंग, और सब के सब बच्चे गलत करके चले जाते हैं क्योंकि पढ़ते हैं रेस्टोरेंट पढ़ते हैं, तो यहां ए लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मगर जबकि ए ही सही है। इसको रेस्टोरेंट पढ़ा जाता है, रेस्टोरेंट नहीं पढ़ा जाता, रेस्टोरेंट ये पढ़ा जाता है, रेस्टोरेंट ये पढ़ा जाता है, रेस्टोरेंट नहीं पढ़ा जाता। अगर आप रेस्टोरेंट पढ़ोगे तो स्पेलिंग आप ई लगाओगे, है ना, लेकिन रेस्टोरेंट पढ़ा जाता है और ये RANT यहां पर साइलेंट होता है, ट्रा उसी को कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीजों को नोट कर लो, है ना, नोट किए रहोगे तो सही रहेगा, है ना। अब देखो हमने बताया प्रोनाउन, प्रोनाउन नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउन नहीं होता, प्रोनाउन वर्ब
नॉट वर्ब, ठीक है ना, वर्ब। इसके बाद आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव, क्या एडजेक्टिव, ठीक है ना, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं। इसके बाद आपका क्या आया, इसके बाद आया आपका एडवर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब। और इसके बाद एडवर्ब के बाद प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन नहीं, ध्यान दीजिएगा, प्रेपोजिशन क्या हुआ, प्रेपोजिशन, नॉट प्रीपोजिशन, है ना। यहां आया आपका प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, ठीक है ना। इसके बाद आपको मिलता है कंजंक्शन, नॉट कंजंक्शन, कंजंक्शन, कंजंक्शन। इसके बाद आपको मिल जाता है इंटरजेक्शन। आपको ये 8 तरीके पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलते हैं सर, और यही 8 तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरी की पूरी इंग्लिश की नींव है। चाहे नरेशन हो, चाहे वॉइस हो, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन हो, या किसी भी तरह के एग्जाम या किसी भी तरीके के इंग्लिश में आपके पार्ट्स की बात की जाए, वो सब इसी पर डिपेंड है। पार्ट्स ऑफ स्पीच ही वो विधा है, अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं जान पाओगे, नहीं समझ पाओगे, तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना, कुछ नहीं कर सकते बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो इसलिए आप इस बात को समझिए और समझकर चीज़ों को नोट आउट कर लो, या अभी रुक जाओ, मैं नोट करा दूंगा, बता दूंगा, तब नोट कर लेना, ठीक है ना। चलो, इसके बाद ये हुआ। हाँ, एक चीज और जानते रहो, ये जो इंटरजेक्शन है इसको ध्यान देना, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, बट देर आर मेंशन्ड ऑल्सो इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच, दे लिस्टेड ऑल्सो। बट इंटरजेक्शन ये क्या है कि सेंटेंस का एक पार्ट है। क्या है? सेंटेंस का पार्ट है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई पार्ट नहीं है, इसका ध्यान देना। अब आप लोगों को एक चीज लग रही होगी कि सर आपने आर्टिकल मेंशन नहीं किया कहीं, है ना, किताबों में लिखा मिलता है, मानता हूं, ठीक है, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको मैं बताना चाहूंगा मित्रों कि इसी एडजेक्टिव में आपको आर्टिकल लिखा मिल जाएगा। आर्टिकल इसी एडजेक्टिव का पार्ट है, इसी एडजेक्टिव का पार्ट है आर्टिकल। यहीं आपको मिल जाता है सर क्वालिफायर, यहीं आपको मिल जाता है क्वांटिफायर, और यहीं आपको एक और चीज मिल जाती है जिसे कहते हैं डिटरमिनर। डिटरमिनर यहीं आपको मिल जाता है, इसी एडजेक्टिव के पार्ट में इतनी चीजें मिलती हैं, अलग से कोई पार्ट नहीं है, ध्यान देना। देखो, सबसे पहले तो हमें सिलेबस समझना है सर, सबसे पहले मैं भाई किसी भी युद्ध में जाने से पहले हमें युद्ध की रणनीति समझनी पड़ती है ना, कि कैसा युद्ध है, किस तरीके से वार करना है, कैसे मारना है, किस तरीके से हम मार दें हमारी विजय हो जाए। दिमाग लगाते हैं ना, अगर वो दिमाग लगाते हो तो आपको यहां भी तो वही लगाना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स ऑल्सो देयर इज अ मिस्टेक्स कि आखिर पहले तो सिलेबस देखते ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मैं आपके सामने खड़ा कर सकता हूं, उनको सिलेबस नहीं पता मगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। आईएएस का उनको सिलेबस नहीं पता मगर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। यार, आप जब एक सीढ़ी नहीं चढ़ोगे तो दूसरी सीढ़ी कैसे चढ़ जाओगे? इन केस तुम चढ़ गए, बेटा एक बात बता दूं आपको, जितना ऊपर तुम चढ़ जाओगे ना, ध्यान देना कि वहां से गिरने पे चोट भी बहुत तगड़ी लगेगी। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चढ़ो, स्टेप बाय स्टेप, अपने आप सफलता मिलेगी। यार सफलता जाएगी कहां से? तुम्हारे यहां से सफलता जा नहीं सकती है अगर तुम स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझो। मैंने इसके पहले इंग्लिश की जो भी चीजें मैंने आपको बताई, बेसिक थी, मैं जानता हूं इंग्लिश की सभी चीजें तुम लोग जानते हो यार, सबको पता है, मगर मैंने बताया क्यों? मे बी कुछ पॉइंट्स होगा जो नहीं जानते होगे, जान जाओ, राइट। इसके बाद आप सबको पता है, सब जानते हो कि सिलेबस ये है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब, यही सब आता है, सबको पता है, मगर आता किस दायरे में है ये तो मैं बताऊंगा ना, ये तो मुझे बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ। इसी में आपको मैं बता दूं कि इसी में आपको नरेशन मिल जाता है, ठीक है ना, इसी में आपको नरेशन मिल जाता है। आप इतना नोट कर लो, फिर थोड़ा मिटा कर मैं इसको आगे लिखता हूं, ठीक है ना। इसी में आपको नरेशन लिखा मिल जाएगा, वॉइस लिखा मिल जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन लिखा मिल जाएगा, नोट कर लो, फिर इसके बाद हम इसमें चलते हैं आगे, है ना।
और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इन चीज़ों को लेकर मैं यहाँ से वोकेबलरी हटा देता हूँ, सेक्शन को वोकेबलरी में बाद में डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा, है ना, यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। अब देखो यहाँ यहीं पे आपको नरेशन मिल जाता है, नरेशन मिल जाता है, यहीं आपको वॉइस मिल जाती है, यहीं आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज बताओ, नरेशन वॉइस क्या है? तुम्हें क्या पता कि नरेशन क्या है? नरेशन है क्या, आपको क्या पता है? आपको लगता होगा कि कोई लंबी सी टॉपिक है, इसमें हमें दैट वैट लगा करके कन्वर्जन करना होता है सेंटेंस का, टेंस का, और उसको प्रोनाउन के हिसाब से, ऐसा ही कुछ ना। मैं एक बात बताऊं, भरोसा मानोगे सर, नरेशन और वॉइस सिर्फ और सिर्फ क्रिया के कन्वर्जन को कहते हैं। क्रिया के कन्वर्जन, क्रिया मतलब वर्ब के कन्वर्जन ही आपके नरेशन है और वॉइस है, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है सिवाय इन दोनों के, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं है। बस इस बात को समझिएगा, मैंने इन्हीं दोनों टॉपिक के बाद एक टॉपिक लिखी है ट्रांसफॉर्मेशन। मैं आपको बता दूं कि जितना बेहतर तरीके से तुम ट्रांसफॉर्मेशन सीख जाओगे, उतने ज़्यादा बेहतर तरीके से इन दोनों को सीख जाओगे। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या चीज़ें होती हैं ध्यान दीजिएगा। सिंटैक्स नाम सुना होगा इंटर में, सिंटैक्स और सिंथेसिस। सुना होगा। इन दोनों टॉपिक को डिटेल लेके चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वन डे एग्जामिनेशन के लिए हो, है ना। इन दोनों को लेके चलने की जरूरत नहीं, बात इसकी समझनी है और ऐसा समझना है कि ये दोनों समझ में आ जाए। बात समझ में आ गई? इसके अलावा कोई डाउट? बोलो, कोई डाउट नहीं? चलो इसे हो गया नरेशन एंड वॉइस। क्या करना है? वोकैब में वो नहीं होगा, वोकैब मैंने हटा दिया, इसीलिए अभी मैं वोकैब नोट कर देता हूं, जगह कम होने की वजह से मैंने यहाँ पे किया, ठीक है ना। नोट हो गया? ये सर पार्ट्स ऑफ स्पीच के दायरे में सब कुछ, ये माने कि ग्रामर के दायरे में ये सब कुछ रहेगा, ठीक है ना, ग्रामर के दायरे में। क्योंकि वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ग्रामर के दायरे में आता ही नहीं, ध्यान देना, वो अपना दूसरा दायरा ही है अंग्रेजी का, ठीक है ना। अब समझो, ये बातचीत इतनी सी हो गई, है ना। इसके बाद हम इसकी बात कर लेते हैं, फिर वोकैब की भी मैं बाद में कर लेता हूं, ठीक है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है सर? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अभी बहुत सारी चीजें हैं, मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किसको कहते हैं बताइए? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब हो कि कोई पैसेज हो जिसे हम पढ़ें। कॉम्प्रिहेंशन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है ना। कॉम्प्रिहेंड इसको कहते हैं ना, कॉम्प्रिहेंड का मतलब टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंड है ना। तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज को समझना। बात समझ रहे हो ना? बात समझना। अब देखो यहां पे आपको कॉम्प्रिहेंशन के दायरे में अगर मैं कहूं तो आपको पैसेज दिया जाता है, पैसेज दिया जाता है, और इसी पैसेज से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना, इसी पैसेज से। अब इस पैसेज में एक चीज समझना कि इसी कॉम्प्रिहेंशन के दायरे में मैं एक चीज यहां मेंशन करना चाहूंगा, जिसे हम कहते हैं क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, हाँ, और सेंटेंस के अरेंजमेंट की बात, सेंटेंस अरेंजमेंट है ना, सेंटेंस अरेंजमेंट की बात। सेंटेंस अरेंजमेंट मतलब यही सेंटेंस अरेंजमेंट आपके यहाँ एनडीए में PQRS के सेंस में होता है। PQRS के आपके यहाँ बैंकिंग में भी सर इसका काफी दायरे पर काम होता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई इतनी सी? ठीक है, नोट कर लो। जल्दी से नोट कर लीजिए। सर वो क्या बताएं? क्लोज टेस्ट सर पैसेज बात क्लोज टेस्ट, पैराजंबल और सेंटेंस अरेंजमेंट, है ना। हम जब डिटेल डिस्कस पे आएंगे ना तो एक एक करके चीजों को समझाएंगे कि आखिर क्लोज टेस्ट क्या है, पैराजंबल क्या है, सेंटेंस अरेंजमेंट क्या है, हम एक एक चीजें बता देंगे आपको, है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब इसके बाद हमें ये चीज हुआ, अब हमें समझना क्या है,
इसको समझिएगा। अब मैं वो चीज़ अभी नहीं बताया हूँ कि स्पॉट द एरर कहाँ से आना है, ठीक है ना, वो मैं बताऊँगा, है ना, बाद में। अभी फिलहाल ये नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये आपका सिलेबस है इंग्लिश का, ध्यान देना। हमें इन्हीं सिलेबस पर काम करना है, अच्छे दायरे पर, फंक्शनल लेवल पर, ठीक है ना। हर एक टॉपिक को हम फंक्शनल लेवल पर पढ़ेंगे। फंक्शनल लेवल का मतलब कि कहीं भी लिखा मिल जाए, हम उसके फंक्शन के हिसाब से अंदाजा ये लगा देंगे कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह ये काम कर रहा है। बात समझ में आ रही? हो गया? हो गया? मैंने मिटा दूं? चलो, इधर का मैं मिटा देता हूं और यही मैं वोकैब का जिक्र कर देता हूं, ठीक है। चलिए, यही हम जिक्र कर देते हैं वोकैब के। वोकैबलरी, शब्दकोश की बात की जाए तो शब्दकोश, सर देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा कि शब्दकोश रटने वाली चीज नहीं है। मैंने क्या कहा? रटने वाली चीज नहीं है। और अगर मैं कहता हूं कि रटने वाली चीज है, कितने शब्दकोश रटोगे? कितने रट सकते हो बताओ? सर इस टाइम की मैं बात करना चाहूंगा, मोर देन 20 lakhs वर्ड्स इंक्लूडेड इन द डिक्शनरी ऑल्सो। डिक्शनरी में 20 लाख शब्द हैं। अब 20 लाख शब्दों की अगर बात की जाए तो उनके सिनोनिम और एंटोनिम्स होंगे हर एक शब्द के, मे बी 50 लाख से ज्यादा शब्द। बोलो हाँ, 50 लाख से ज्यादा शब्द हैं। आयोग तुमसे कौन सा शब्द पूछेगा तुम्हें नहीं पता, कितने याद करोगे? सर in the grammar section, in the English grammar section, this section is very toughest section for all, even teachers and students both also। चाहे टीचर हो चाहे कोई भी हो, ये पूरा का पूरा सेक्शन मैं बता सकता हूँ। मैं बता दूँ आपको, जैसे मैं CGL पढ़ा रहा हूँ, NDA पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे CGL और NDA वाले शब्द याद होंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं याद होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं जहाँ कह रहा हूँ ये सच्चाई है। ग्रामर की बात करोगे, रूल की बात करोगे तो चाहे जहां खड़ा कर दो, IAS के CSAT पे खड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मगर जब वोकैब की बात आएगी तो जो CSAT पे पूछा गया होगा, अगर मैं CSAT नहीं पढ़ाता तो मुझे CSAT वाले ग्रामर्स नहीं पता चलेगी। क्यों? याद ही नहीं करेंगे हम, ध्यान क्यों दें उधर? हम तो को तो ध्यान देना है सिर्फ मैं जो पढ़ा रहा हूँ, CGL NDA वालों को पढ़ा रहा हूँ, वो मैं जानता हूँ। जितने तरीके के शब्द आते हैं, जिस तरीके से आते हैं, मैं आप रटा हूँ, मैं बता रहा हूँ। बोलो हाँ। तो सर इसमें परफेक्शन नहीं हो सकता, ध्यान दीजिएगा। ग्रामर में परफेक्शन हो जाएगा, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में परफेक्शन कर लोगे, मगर वोकैब में परफेक्शन नहीं कर सकते, ये दिमाग में अपने बना लो। हमें क्या करना होता है कि वोकैब में जिस जिस सेक्शन की बात करनी होती है उसमें से आपका एक आ जाता है मीनिंग, ठीक है ना। उसके बाद आपकी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, है ना, इडियम एंड फ्रेजेस। इतने हमें वोकैब पर काम करने होते हैं, इतने पर हमें वोकैब पर काम करना होता है। अब इडियम फ्रेज रटना पड़ेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस रटना पड़ेगा, एंटोनिम रटना पड़ेगा, सिनोनिम रटना पड़ेगा, है ना। उसकी मीनिंग हमें कभी कभी पूछ दिया जाता है। सेम शब्द पूछता है ना, सेम शब्द नहीं उसका मतलब, ठीक है ना। अब मतलब भी हिंदी में कि इंग्लिश में, इंग्लिश में होना चाहिए, यानी किसी भी शब्द की मीनिंग भी हिंदी में। बात समझ में आ रही है? जिसको आप सिनोनिम के नाम से भी, सेम वर्ड के नाम से भी जानते हो, ना। अब समझो, अगर आप इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें आपने प्रिपेयर किया है, और इन चीजों की अगर मैं बात करूं तो जो सिनोनिम, एंटोनिम और आपका जो वोकैब है, इसको हमें दो तरीके से रटना होगा, ध्यान दीजिएगा। मेरे साथ आप लोग जुड़े रहो, हमारे साथ बने रहो। हम गारंटी के साथ आपको कहेंगे कि आपको क्लास में बैठे बैठाए 50 शब्द याद कराएंगे, 50 वर्ड क्लास में बैठे बैठे मैं याद करा दूंगा। अब माइंड में बनाए रखना आपका काम है, ध्यान दीजिएगा।
ध्यान दीजिएगा। मैं देखिए कोई भी टीचर हो यार, कोई भी टीचर हो, आपको क्लास में चीजें समझा दिया, तुम्हें समझ में आ गया, अब तुम उसको अपने माइंड में कितने दिन तक रखे रहोगे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। टीचर बार बार थोड़ा हो जाएगा तुमको बताने, टीचर तो एक टॉपिक पढ़ा के दूसरी टॉपिक पढ़ाएगा, सिलेबस मेंटेन करना है यार, है कि नहीं। तो अब यहां पे हमें दो चीजों से वोकैब सीखना है, ध्यान दीजिएगा। एक नेमोनिक्स के थ्रू और एक हम लोग सीखेंगे रूट के थ्रू, रूट के थ्रू और नेमोनिक्स के थ्रू, ठीक है ना। यानी कि शब्दों को नेमोनिक्स और रूट, नेमोनिक्स का मतलब होता है कि टू इंक्लूड ए मैजिकल वर्ड्स, यानी कि किसी भी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके आप चीजों को याद करा सकते हैं। जैसे एक शब्द है हमारा, बड़ा प्यारा शब्द है सबैटिकल, एक शब्द आता है, एसएससी में पूछा जाता है, ये सबैटिकल है ना। तो सबैटिकल की मीनिंग जो होती है ना सर, वो होती है टू लीव। क्या होती है? टू लीव, यानी छोड़ देना कल पर, किसी भी काम को कल पर छोड़ देना। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, चलो कल कर लिया जाएगा यार, तो उनको हम क्या कहेंगे? सबैटिकल एक्शन। तो सबैटिकल को याद करने का जो नेमोनिक्स हम तैयार करेंगे, सब बातें कल। आलसी लोग क्या करते हैं, अपना हर काम कहते हैं चलो कल पर करेंगे, सब बातें कल। सबैटिकल, सबैटिकल मतलब टू लीव, जिंदगी भर याद रहेगा, बस आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। इसी तरीके से मैं नेमोनिक्स को लेकर के शब्दों को याद कराऊंगा, इसी तरीके से। और इसके बाद रूट की बात अगर की जाए तो रूट, सर रूट को जब हम पढ़ते हैं, जब हम नाउन पढ़ेंगे ना, तो नाउन के समय पे एक शब्द हम आपको पढ़ाएंगे एफिक्सेस। सर एफिक्स जो होता है सेमी वर्ड होता है, जिसे रूट कहा जाता है, सेमी वर्ड होता है। ये दो तरह का होता है, एक होता है आपका प्रीफिक्स, एक होता है सर सफिक्स ना। इसी रूट में शब्दों को पहले ऐड कर दो तो सफिक्स हो गया, प्रीफिक्स हो गया, और शब्दों के बाद ऐड कर दो रूट के तो सफिक्स हो गया, मीनिंग बदल जाएगी। जैसे लॉजी, इसी में आप कोई भी चीज लगा दो आगे, बायो लगा दो, जू लगा दो, साइकी लगा दो, लॉजी मतलब टू स्टडी। बात समझ में आ रही ना? इस तरीके से हम इसको भी याद करेंगे, यानी वोकैब का सेक्शन आपका इस तरीके से मैं कराऊंगा कि आपको लगेगा कि वाह कितना इजी है। हाँ, ये भी मैं बता दूं, पंडित बनाने के लिए नहीं पढ़ाऊंगा, मैं फिर से बोल रहा हूं कि अंग्रेजी में तुम महारत हासिल कर लो, इसके लिए नहीं पढ़ाऊंगा। अंग्रेजी में आपको नंबर 200 में से, ध्यान देना, जहां कह रहा हूं सीजीएल में 200 नंबर की अंग्रेजी होती है, 200 क्वेश्चन, 200 में से 198 प्लस करके आओगे, इतना पढ़ा दूंगा, उतना ही चाहिए हमें। एक एक्साइज इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तो बनकर के तैयार हो जाना, बात खत्म, बहुत बड़ा पंडित बन जाएंगे, क्या कर लेंगे अंग्रेजी से, बोलो। तो सर बात उतनी होगी ओरिएंटेशन की कि जहां पर हमें एग्जाम पास हो जाए आराम से, कोई दिक्कत ना हो। बात समझ में आ रही है? नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए वोकैब का ये सेक्शन और ये सेक्शन, ठीक है ना। आप ये बीच का सेक्शन मत नोट करना, ये तो मैंने समझाया है चीजों को, है ना। ये आपका सिलेबस है नॉर्मल सा। अब इसके बाद छोटी छोटी चीजें इसमें बहुत सारी भी हैं, वो मैं टॉपिक जब टेकअप करूंगा तो टॉपिक बाय टॉपिक हम आपको चीजें समझाते चलेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। पहले में सिलेबस समझना पड़ेगा, है ना। सिलेबस समझने के बाद फिर आसान हो जाएगा सब, कोई दिक्कत नहीं। कोई सीबीएसई बोर्ड को तो नहीं हो तुम लोग? आप हो? प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? हाँ ठीक है, क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने की ज़रूरत तो नहीं है ना? हाँ ठीक है ना। हाँ, क्योंकि सर यू विल हैव टू मैनेज, yeah, because you are sitting in the both section of the class. Yes, you have also the UP board, CBSE board, ICSE boards also, right? Yeah, okay. तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। बाकी तो आई एम ऑल्सो इंग्लिश टीचर, तो आई एम एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, नो नीड टू वरी अबाउट दिस, बट
देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हालांकि ग्रामर इंग्लिश है ना, इंग्लिश जो पढ़ाऊंगा आपको वो हिंदी वाला नहीं पढ़ाऊंगा कि नाउन के स्थान पर ये लिखें, नहीं, वो इंग्लिश का ही रहेगा, मैटर पूरा इंग्लिश में रहेगा, इसका ध्यान दें, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरीके से ये आपका सिलेबस है। सिलेबस में कोई डाउट हो तो जरा मेरे से पूछ सकते हो, बेहिचक पूछ लो। और एक चीज बता दूं कि कभी भी डॉक्टर से और टीचर से अपनी चीजों को छिपाना मत। फिर से कह रहा हूं, डॉक्टर से और अपने शिक्षक से अपनी कमियों को छिपाना मत, वरना डॉक्टर से छिपाए तो मरीज रह जाओगे, टीचर से छिपाए तो वैकेंसी निकलेगी, लड़के ले जाएंगे, तुम ऐसे ही रह जाओ, है ना। तो शर्म किसी चीज की होनी नहीं चाहिए कि अरे यार मैं बोलूंगा तो कहीं सर को ये ना लगे इसको ये नहीं आता। अरे यार नहीं आता तभी तो बैठे हो, आ ही रहा होता तो पोस्टेड होते। इस बात को दिमाग से निकाल के फेंक देना कि नहीं आ रहा। और एक चीज, बच्चे हंसते हैं कुछ पूछने में, तो हंसने दो यार, हाँ हंसने दो। वो हंस करके क्या पाए, मगर तुम पूछ करके चीजें पा गए। ध्यान देना इस बात को। तो इस तरीके से चीजों को समझते हुए हर एक चीज को समझना है और करना है। तो टॉपिक शुरू किया जाए कि जैसा कहो, क्योंकि समय है कम। जैसा हम समझे, हमको क्या, हम तो पूरा दिन हमको पढ़ाने को बोल दो पढ़ाते रहें, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट भाई साहब बोर हो जाओगे। ठीक है ना। तो इस तरह से चीज़ें हैं और समझनी जाननी ज़रूरी है। तो ये आपकी छोटी सी बातचीत है जो कि सिलेबस की थी और हमारे स्ट्रैटेजी की थी। ध्यान देना, जब भी आप पढ़ने बैठो तो सब्जेक्ट कोई भी हो, दो भाग में बांट लो। एक आप बांट लो इजी एंड एक आप बांट लो हार्ड। फील करना, जैसे आपके इंग्लिश में मान के चलो कि 30 टॉपिक है, ठीक है, 30 टॉपिक है। अब इस 30 टॉपिक में ये तो जरूरी है नहीं कि तुमको 30 में 30 कठिन लग रही होगी। बहुत सारी टॉपिक्स ऐसी होंगी जो आपको इजी लगती होंगी। तो इजी वाली टॉपिक जितनी है उनको आप इजी वाले सेक्शन में रख लो। मान लो तुमको 30 में से 30 में से इतने टॉपिक्स, टॉपिक नंबर 1, 5th, 7th, 9th, 10th, 11th, 12th, 15th, 17th, 19th, 20th, 25, यानी अगर मान लो कि तुमको इतनी टॉपिक सरल लगती हैं, इसको तुम सरल वाले में मेंशन कर दो। बची हुई टॉपिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टॉपिक आपकी सरल हो गई। बचती है कितनी? 18 टॉपिक आपकी क्या हुई? हार्ड हो गई। 18 टॉपिक आपकी क्या हो गई? हार्ड हो गई। अब आपको करना क्या है कि आपको क्लासिफाइड करना है कि आप कितना घंटा पढ़ने में देते हो, ठीक है ना। मेरे हिसाब से 3 घंटा बहुत है। अब कहोगे अरे बाप रे, क्या 18 घंटा पढ़ते हैं, यहाँ लड़के सिलेक्शन नहीं पा रहे, हम 3 घंटा पा जाएंगे? हाँ, पा जाओगे। 18 घंटा पढ़ने वाले उन लड़कों की मैं बात करना चाहूँ जो 18 घंटा पढ़ते तो हैं लेकिन 2 घंटा भी कॉन्स्टेंसी के साथ नहीं पढ़ते। मेरी बात समझना जहाँ कह रहा हूँ, 18 घंटा पढ़ना यानी डजेंट मैटर हाउ मच टाइम यू हैव स्पेंट ऑन योर स्टडी, दैट्स मैटर ओनली जितना पढ़े हो, पढ़े क्या हो, दैट इज। बात समझिएगा कि तुम जितना ज्यादा वक्त पढ़ाई में दिए हो इससे मतलब नहीं है सर। दुनिया है रिजल्ट की है। 24 घंटा तुम पढ़ो, कोई देखने वाला ये नहीं कहेगा यार 24 घंटा पढ़ता था नहीं हो पाया बेचारे, कि कोई नहीं कहेगा दे बहुत पढ़ता होता तो हो गया होता। रिजल्ट चाहिए। क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए। डजेंट मैटर कि तुम कितना घंटा पढ़ते हो, दैट्स मैटर ओनली पढ़ना क्या है।
ध्यान दीजिएगा। और ये 3 घंटा तुम्हारे लिए सफिशिएंट होगा, बस कॉन्स्टेंसी होनी चाहिए। इस 3 घंटे में तुम्हारी धड़कन भी चल रही, तुमको सुनाई नहीं देना चाहिए इस अंग्रेजी और मैथ्स के अलावा। सर पूरे साल इस 3 घंटे को मेंटेन रखो और उसके बाद तुम ना सफल हुए तो मेरे से मिल लेना। तो इसी तरीके से इस 3 घंटे को आप क्या करो कि 1 घंटा आप इस इजी वाले को दे दो और 2 घंटा आप इस हार्ड वाले को दे दो। देखो कहानी ना बन गई तो बताना, कहानी ना बन गई तो बताना। सभी टॉपिक सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, सभी सब्जेक्ट की, सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं, सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। अब पढ़ो ना तुम, 3 घंटा अंग्रेजी पढ़ लो, 3 घंटा मैथ्स पढ़ लो, 3 घंटा फिजिक्स पढ़ लो, 3 घंटा केमिस्ट्री पढ़ लो, पढ़ लो। तुम्हारे पास काम क्या है सिर्फ पढ़ाई के सिवाय? कोई काम नहीं। तो पढ़ लो ना, 18 घंटा पढ़ो चाहे 20 घंटा पढ़ो यार। अब बहुत सारे लड़के एक ही सब्जेक्ट को लेकर के माथा पच्ची किए रहेंगे, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। ये आप स्ट्रैटेजी अपनाओ और ये मत कहो कि बहुत ज्यादा घंटा पढ़ रहे हो यार, कोई फायदा है नहीं उसका। ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ फायदा है तो कितना कम पढ़े हो और क्या पढ़े हो, कितने कम समय में क्या पढ़े हो मैटर ये करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप स्ट्रैटेजी बनाओ, स्ट्रैटेजी बनाकर एक एक चीज़ों को लेकर के चलना समझना हमारा काम होगा। अब ज़रा सा आप लोग ये मुझे बता दो कि किस टॉपिक से शुरुआत किया जाए। 2 ऐसी टॉपिक है जहां से हम टॉपिक को टेकअप करेंगे तो कहानी बननी शुरू हो जाएगी। तो कहाँ से शुरू किया जाए? हालांकि आज मैं शुरू करूँगा नहीं, ठीक है ना, बस थोड़ी सी बातचीत है। तो 2 टॉपिक है जहाँ से हम टेकअप कर सकते हैं, एक नाउन है और एक टेंस है। जहां से आप कह दोगे वहां से शुरुआत हो जाएगी आपकी इंग्लिश की, और एक एक करके सीक्वेंस में पूरी तरीके से चीज़ों को समझते चलेंगे। नाउन से कोई नहीं, तो नाउन से ही हम शुरू करेंगे। तो अब ज़रा सा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए नाउन का कि आखिर ये नाउन है क्या, किस बला का नाम है ये नाउन, और ये आखिर क्यों इतना परेशान करता है आपको, क्यों परेशान करता है। नाउन की सबसे पहले मैं परिभाषा की बात करना चाहूँगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की बात करने से पहले उसका कुछ न कुछ तो होता होगा, ज़रूर होता होगा। सर नाउन की बात करने से पहले अगर हम इसके परिभाषा की बात करें तो ये कहता क्या है, आपके एकेडमिक लेवल की अगर बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर हम एकेडमिक चलते हैं, अगर हम एकेडमिक चलते हैं तो हमें समझ में आता है कि noun is the name of any person, place or things। हाँ, मैं अभी ओवरव्यू ले रहा हूं, टॉपिक पे नहीं चल रहा हूं, ध्यान देना। अगर ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है, अगर ये डेफिनेशन है तो एक नाउन ये हुआ, एक नाउन ये हो जाएगा। अगर ये डेफिनेशन है तो बात समझना, डेफिनेशन है, गलत नहीं है, ध्यान देना, गलत नहीं है, गड़बड़ नहीं है, डेफिनेशन है ये। हम लोग बचपन में यही याद करते थे यार, टीचर कूट कूट के यही याद कराया है ना। गलत नहीं हुआ है तुम्हारे साथ, ध्यान देना, गलत नहीं हुआ है, मगर सर आपका वो लेवल ही था, वो आपका लेवल ही था कि यही रटो, यही रटो। लेवल आज आपका बदल गया है, आज आपका लेवल बदल गया है, क्योंकि अब आप सर, अब आप एकेडमिक से सीधा सीधा कहाँ आ गए हो, ग्रेजुएट हो गए हो, ग्रेजुएट हो गए हो दोस्त। और ग्रेजुएट जैसे ही हो जाते हैं तो हमें लिखा मिलता है कि नाउन इज नेमिंग वर्ड। हमें ये परिभाषा पता करनी पड़ जाती है, मजबूरी है। आयोग यही मानता तो करेंगे क्या, आयोग यही मानता तो करेंगे क्या,
ये मजबूरी है सर, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। मैं आपको बताऊंगा कि नेमिंग में भी अभी लफड़ा है, नेमिंग में भी अभी लफड़ा है, मगर 95% सत्य है। कैसे? आज अब इसी सेंटेंस के थ्रू एक काम करते हैं, इसी लिखी हुई परिभाषा का इंप्लीमेंट कर लेते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेंटेंस, कौन सा नाउन की परिभाषा सही है। राइट? लिखा कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, मान लिया नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, हुआ नाउन कायदे से। प्लेस हुआ नाउन कायदे से, बोलो हाँ, इसके अकॉर्डिंग तो ये ठीक है, मगर ये हमारा कौन सा लेवल था? एकेडमिक था। हमें समझना है क्या? ग्रेजुएट लेवल सर, ग्रेजुएट लेवल। ध्यान देना, नाउन इज नेमिंग वर्ड। सर इसका तो नाम हो गया, इसका नाम हो गया। सर स्टेशन का क्या है? कोई नाम है क्या इसका? कोई नाम है क्या? जस्टिफाइड हो रहा है क्या कि कोई कौन सा स्टेशन है, ये कौन सा स्टेशन है, पता चल रहा है? नहीं चल रहा है। सर इसके हिसाब से तब तो ये गड़बड़ हुआ गड़बड़, इसके हिसाब से गड़बड़ हुआ। और आयोग मानता किसको है? आयोग इसको मानता है, आयोग इसको मानता है, तो इसके हिसाब से हुई गड़बड़, ये हुई गड़बड़। और कायदे से अब आप इस ऊपर वाले को आज के बाद से दिमाग से निकाल के फेंक देना। क्यों? क्योंकि हमें इस पर कोई बात ही नहीं करनी, क्योंकि हमें तो एग्जाम निकालना है सर, हमें एग्जाम निकालना है। अगर आयोग कहता है कि गुड माने गंदा, तो तुम कितना जानते हो गुड माने अच्छा? जानते रहो, आयोग में पास नहीं कर पाओगे। आयोग कहता है गुड माने गंदा, तो हम भी कहेंगे गुड माने गंदा, क्योंकि हमको आयोग से एक नौकरी लेनी है सर। अगर आयोग ने कह दिया नेमिंग वर्ड, तो नेमिंग वर्ड में लेंगे, समझेंगे। नेमिंग वर्ड के हिसाब से तो ये नाउन हुआ नहीं, फिर ये नाउन हुआ नहीं, तो फिर हुआ क्या? हुआ क्या? कुछ ना कुछ तो होगा, लिखा है तो इसी वजह से हमारे एडवांस लेवल के ग्रामरियंस ने एक बड़ी अच्छी सी बात जानते हो क्या बताई? उन्होंने कह दिया मेरे भाई इन सब का चक्कर छोड़ो, नेमिंग वर्ड, दुनिया भर की वर्ड, सब चक्कर छोड़ो, एक चीज याद रखो, बस इन 3 चीजों को याद रखो, इससे ज्यादा और याद करने की जरूरत नहीं है। ये 3 शब्द, इन 3 शब्दों से लिखे हुए सेंटेंस में, गौर से समझना, लिखे हुए सेंटेंस में इन 3 क्वेश्चन वर्ड का आंसर जहां मिले वही है नाउन। कहानी खत्म, कहानी खत्म। इससे ज्यादा कुछ करने की तुमको जरूरत नहीं, मत परेशान हो। क्यों परेशान हो? हमारी सब नेमिंग वर्ड तो क्या वर्ड, छोड़ो, ऐसी तैसी में जाए यार। ये लो ना, ग्रामरियंस ने कहा कि व्हाट, हु और हुम, इन क्वेश्चन वर्ड का आंसर करने वाले जो भी शब्द होंगे सर, नाउन का काम करेंगे। और नाउन होगा तो सब्जेक्ट का काम करेगा ही करेगा, नो डाउट। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे, इस पर भी जिक्र करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आप लोग नहीं जानते, मैं बताऊंगा। इन 3 शब्दों को अगर आप उठा करके काम करना शुरू कर दोगे तो अपने आप सेंटेंस को देखो। हु गोज स्टेशन, तो हु का आंसर रमेश गोज। भैया हु गोज? रमेश। सर इसी हुम का ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम, इसी हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम। हु माने कौन, हुम माने कौन, किसे, यानी कुल मिला के इसी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम। हु का ही ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है। तो हुम जब भी होगा ऑब्जेक्टिव केस पर ही होगा, पहले नहीं आएगा, इसका ध्यान देना। क्या मैंने कहा सर? ऑब्जेक्टिव केस पर ही काम करेगा हमेशा, ठीक है। तो इसलिए आप सेंटेंस में जरा इसका इंप्लीमेंट करते हैं। हु गोज स्टेशन, रमेश, तो रमेश हुआ नाउन, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। रमेश गोज कहाँ, वेयर का सेंस दिया सर। सर ये यहाँ पर वेयर का सेंस आया, एक बड़ी समस्या। कहोगे सर इन 3 का तो बता दिए, वेयर का क्या मतलब है? तो ध्यान देना, जितने भी वेयर का सेंस देने वाले, यानी वेयर क्वेश्चन वर्ड का आंसर देने वाले जितने भी शब्द होंगे सर, एडवर्ब कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे सर? एडवर्ब कहलाएंगे, एडवर्ब कहलाएंगे। बहुत बड़ी भ्रांति बच्चों के मन में कि भाई साहब
नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस है तो प्लेस, लेकिन नहीं। अब यहां पर लिखे शब्द के अकॉर्डिंग हम चुनेंगे कि एडवर्ब कौन सा है। अगर यहां पर कोई वक्त लिखा होगा तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, प्लेस लिखा है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, बात खत्म। ये सर एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहा है, ये आयोग मानता है। और यही कोई भी आयोग हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी, चाहे जैसा हो, जहां अंग्रेजी आती है इसी को मानते हैं। बात समझ में आ गई? इतनी सी बात समझ में आई? तो आज इतना ही रखो, ये ओवरव्यू था। हम लोग कल पूरे नाउन के साथ डिटेल से डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ एक आपका ओवरव्यू था, ध्यान देना। अब समझो कि इस पूरे ओवरव्यू में तुमने नाउन खत्म कर ली, बोलो हाँ। तो कोई दिक्कत? पक्का? श्योर है? कोई समस्या तो नहीं है ना? हो तो बता दो। हाँ, होगी भी नहीं अगर आप मेरे साथ चीजों को बढ़िया से पढ़ते चलोगे। बंद कर दे यार।